मैं रोज की तरह आज भी ड्यूटी पर थी कि एक 40-50 साल का आदमी 13-14 साल की लड़की को लिए थाने के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा वो आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे पर इस कदर गजब और कहर था कि उसे देखते ही मैं भी डर गई। मैंने अपनी 10 साल की ड्यूटी में बहुत सारी औरतों को जेल में आते, थाने में बंद होते, बाइज्जत बरी होते और सजा पाते देखा था, लेकिन इतनी मासूम और कम उम्र मुजरिम मैंने पहली बार देखी थी। जो आदमी उसे लेकर आया था, मैं तो यही समझी थी कि उसका बाप होगा, जो शायद स्कूल या कॉलेज से छुट्टी करने पर उसे केवल डराने के लिए थाने लेकर आया होगा। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो आदमी उसका बाप नहीं था, ना ही वो उसकी बेटी थी। थाने में दाखिल होते ही उस आदमी का रवैया बदल गया और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, इस लड़की को फौरन थाने में बंद करो, मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसने मेरी बेटी को बहुत बड़े चंगुल में फंसा दिया है। ऐसी लड़कियों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। मैं हैरान हो गई कि ये छोटी सी मासूम लड़की इस 40 साल के आदमी का क्या बिगाड़ सकती है। एक निहत्ती लड़की को वो जेल में बंद करवाने के लिए आया था। मैंने भी हिम्मत करके उसे जवाब दिया, आप बैठे और मुझे शुरुआत से बताएं कि इस लड़की से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से आप इसे थाने में बंद करवाना चाहते हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तो हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। फिलहाल मैं 24 घंटे के लिए इसे थाने में बंद कर सकती हूँ, जब तक इस लड़की के वारिस आ नहीं जाते। मेरी बात सुनकर वो आदमी गुस्से से कुर्सी पर बैठा और बोला, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस इलाके की सारी पुलिस मेरी जेब में है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि कानून की इज्जत करता हूँ। तो मैं भी यही कह रही हूँ, अगर आप इतनी पावर के बावजूद भी कानून की इज्जत करते हैं तो मुझे इस लड़की को जेल में बंद करने के लिए कोई ठोस वजह तो बताइए। आपके सिर्फ कहने पर तो मैं इसे जेल में बंद नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो आदमी जरा ठंडा हो गया और कहने लगा, इस लड़की ने मेरी बेटी को बहुत बड़े चंगुल में फंसाया है। आप इसका रिमांड लें, इससे खुद ही पूछें, ये सब कुछ उगल देगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि छोटी छोटी बातें कहता फिरूं, और ना ही मैं अपनी बेटी के बारे में कोई बात बताना चाहता। इसने मुझे या मेरी बेटी को ही दुख नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके पीछे 30-40 और भी लड़कियां हैं जो इसकी वजह से मुसीबत में फंस चुकी है। 3-4 तो अपनी जान ले चुकी हैं, खुदकुशी कर चुकी हैं। कातिल है ये कई लड़कियों की, लेकिन खुद ये इस कदर ढीठ और बदतमीज है कि आज तक इसने अपनी जान नहीं दी, ना ही खुद को नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता रहा, इसकी वजह से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रही। और ये इसी तरह है। देखो, इसकी सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैडम, मैं आपको अपने हुलिये से क्या कोई इस तरह का आवारा या लुच्चा लफंगा नजर आता हूँ? मैं एक ऑफिसर हूँ। मैं चाहता तो इस लड़की को खुद भी सजा दे सकता था, लेकिन इसका जुर्म इतना बड़ा है कि इसे कानून के कटघरे में लाया जाए। आप इसे फिलहाल थाने में बंद करें। मैं कल ही जाकर एक वकील करूंगा। ये लड़की अदालत में जाएगी और इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। मैंने कहा, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है? मेरा भी तजुर्बा है, 10 साल से मैं मुजरिमों को देखती आई हूँ। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि कोई जुर्म कर सके। आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। फिलहाल मैं FIR किए बगैर ही इसे थाने में बंद कर रही हूँ। कल तक अगर आपका जहन नहीं बदला तो आप बेशक इस पर केस कर लीजिएगा। मैं FIR भी काट दूंगी। मैंने उस आदमी को वहां से इसलिए भेज दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इंसान गुस्से में कभी भी कोई सही फैसला नहीं कर पाता, इसलिए मैं उस आदमी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं इस लड़की पर कोई सख्ती नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसी लड़की जेल में भी आ सकती है। मैंने लेडी कांस्टेबल से कहा कि इस लड़की को अंदर ले जाओ, इसे ठंडा पानी पिलाओ, या ये अगर कोई और खाने की चीज मांगती है तो दे दो, और इससे कोई शक्ति वाली बात मत करना। ये सुनकर लड़की की जान में जान आई। शायद वो ये सोच रही थी कि थाने में ले जाते ही उसे मारा पीटा जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आई थी, क्योंकि मेरी नज़र में वो मुजरिम थी ही नहीं, सिर्फ एक बेकसूर थी। थोड़ी देर के बाद मैं खुद सेल में गई। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई। उसने मुझे धीरे से नमस्कार किया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी और ठीक ठाक घराने की लड़की है। बेटा, तुम मुझे खुद ही सच सच बता दो कि वो अंकल तुम्हें पकड़कर थाने में क्यों लाए थे? तुमने उनकी बेटी के साथ क्या किया है? कोई जुल्म हुआ है, गलती हुई है तो भी बता दो। देखो, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर तुम छुपाती रहोगी तो कल वो आदमी आकर वकील ले आएंगे और तुम पर केस कर देंगे। बात अदालत में चली जाएगी। खामखा तुम्हारे माँ बाप भी नाराज होंगे। तुम कम से कम अपना नहीं तो उन बूढ़े माँ बाप का ही ख्याल कर लो
जिनकी वजह से तुम इस कद काठ और उम्र के इस हिस्से तक पहुंची हो। मेरी बात सुनकर वो लड़की रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। मैडम, मुझसे कसम ले लो, गीता पर हाथ रखकर कसम ले लो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जो मेरा कसूर है वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा कसूर सिर्फ एक जुर्म ही नहीं बल्कि एक राज भी है। अगर मैं आपको बता दूंगी तो ऊपर वाला मुझसे बहुत नाराज होगा। मैंने अपने माँ बाबा और गीता पर हाथ रखकर कसम खा रखी है। अगर आपको बता दूंगी तो मेरे माँ बाबा भी मर जाएंगे और मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो इस कदर डरी हुई थी कि कोई बात उगलने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, मुझे जो भी सजा देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। मैं उस लड़की की बातें सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उसके पास कोई बात नहीं थी और वो सब कुछ मुझे बताना भी नहीं चाहती थी। फिर मुझसे कहने लगी, अगर आप खुद पता लगाना चाहती हैं तो मैं आपको तरीका बता दूंगी, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, मुझ पर कोई नाम नहीं आना चाहिए। आपने अगर मेरा नाम लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे माँ बाबा तो शायद दिल का दौरा पड़कर इस दुनिया से ही चले जाएंगे। आपकी बड़ी कृपा, आप बहुत रहम दिल है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। वो लड़की रोते रोते मेरे पाँव में पड़ गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बस मुझे बता दो कि अगर मैं खुद सच तक पहुंचना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। लड़की ने मुझसे कागज और पेंसिल मांगा। मैं हैरान थी कि वो इस कदर खौफ में थी कि सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। जाहिर है किसी ने उसे बहुत सख्त डरा दिया था। मैंने उसे कागज और पेंसिल ला कर दी। उसने उस पर एक पता लिख दिया, साथ ही नीचे मंगल का दिन और वक्त भी लिख दिया। कागज पर उसने पता लिखने के साथ ये भी कहा था कि यहाँ पर मैं दिन में 12 बजे के करीब जाऊं और दिन भी मंगल का हो, तब मुझे राज पता चलेगा। मैंने वो कागज लेकर अपने पास रख लिया। वो मुंबई के एक मशहूर मॉल का पता था। मॉल में दुकान नंबर का भी पता लिखा हुआ था, दुकान नंबर 24। मैंने दोबारा से देखा, उसने सब कुछ सही तरीके से लिखा तो था, लेकिन मुझे कोई भी बात अपने मुंह से नहीं बताई थी। उसने मुझे यही कहा कि तुम जाकर उस दुकान से कपड़े ले लेना, तुम्हें सारी हकीकत खुद ही मालूम हो जाएगी। मैंने अपनी कांस्टेबल से कहा कि मंगल के दिन मुझे यहाँ पर हर हाल में जाना है और इस लड़की को तुम फिलहाल उस आदमी की पहुंच से दूर रखना। उसे कोई भी बात कह दो, कहो कि हम 1 हफ्ते का रिमांड उस लड़की का लेंगे, उसके बाद ही FIR दर्ज करेंगे। जरूर ये खुद ही अपना जुर्म उगल देगी और वकील को इस मामले से दूर रखो। कांस्टेबल ने मेरी बात मान ली थी। अगले ही दिन वो आदमी भरे गुस्से में हमारे ऑफिस में आकर बैठा। हमें धमकाने लगा कि उस लड़की पर FIR दर्ज करें ताकि मैं वकील को लेकर उस पर केस कर सकूं। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। मैंने कहा, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दें, मैं 1 हफ्ते में सारी तहकीकात पूरी कर लूंगी। लड़की का रिमांड भी ले रही हूँ, तब तक अगर आप सब्र कर ले तो मामला तूल पाने की बजाय यहीं पर हल हो जाएगा। मेरे पास मुजरिमों से राज उगलवाने के कई तरीके हैं, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। वह आदमी समझदार लगता था। मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। बोला कि ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, पर 1 हफ्ते के बाद मुझे मायूस मत कीजिएगा। मैंने उसको संतुष्ट करके थाने से भेज दिया था। वो भी चला गया। अब मुझे अगले ही दिन मंगल के दिन उस मशहूर मॉल में जाना था जिसका पता उस लड़की ने मुझे लिख कर दिया था। मंगल के दिन मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मुझे मेरे मिशन में कामयाबी देना। मैं जब अपने ऑफिस से निकली तो एक आम हुलिये में निकली थी। मैंने सलवार कमीज ही पहन रखी थी और एक मामूली सा पर्स पकड़ा हुआ था। पुलिस से मैं मिडिल क्लास लड़की नजर आ रही थी। मेरा यूनिफॉर्म गायब हो चुका था, अलबत्ता आंखों का रोब और दबदबा इस पैसे में आने के बाद हमेशा के लिए इंसान की आंखों में रहता है, वो कहीं नहीं जाता। मैं अपना ये गुण नहीं छुपा सकती थी। अलबत्ता अपना हुलिया बदलकर मैं उस मॉल का चक्कर लगाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी से उतरकर एक रिक्शे वाले को रोका। रिक्शे में बैठकर उसे उस मशहूर मॉल का पता बताया। रिक्शे वाला मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा और बोला कि बहन, आप वहां जाकर क्या करेंगी? आज तो मंगल का दिन है, सारा मॉल खाली होता है। मैं रिक्शे वाले की बात सुनकर समझ गई थी कि उस लड़की ने मुझे जो भी जानकारी दी है उसमें कोई ना कोई वजन लाजमी है, वरना अगर मंगल वाले दिन वो मॉल बंद ना होता तो दुकान नंबर 24 ही क्यों खुली होती। खैर, थोड़ी ही देर के बाद मैं मॉल पहुंच गई थी। मैंने देखा तो वाकई मॉल में काफी ज्यादा वीरानी थी। मैंने ऊपर देखा तो एक दुकान खुली हुई थी, नीचे वाला सारा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने जरा गौर किया तो मुझे यही समझ आया कि दुकानें तो तकरीबन सारी ही खुली हुई थी, लेकिन सारे मॉल की बिजली बंद थी। खैर, मुझे क्या, मैं दुकान नंबर 24 की तरफ बढ़ने लगी। मैंने देखा कि बाहर कपड़ों को स्टैंड पर लगाकर लटकाया गया था और उनकी कीमतें भी काफी कम थी।
मुझे देखते ही एक दुकानदार अंदर से निकला। दुकान एकदम रोशनी से जगमगा गई। मुझे देखकर कहने लगा, दीदी 500 की एक कमीज है, आप लेना चाहेंगी? नहीं, मैंने ऐसे जाहिर किया कि जैसे मुझे कुछ नहीं खरीदना। तो बोला, 1200 रुपयों की 4 कमीज है। ये सुनकर मैंने उस दुकानदार की तरफ हैरत से यूं देखा जैसे अब मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया हो और दिलचस्पी भी पैदा हो गई हो, और पहले मुझे उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मुझे 1200 वाली 4 से 5 कमीज दिखा दे। उसने पहले गौर से मुझे देखा और फिर कहने लगा, दीदी आप ये कमीजें जाकर चेंज रूम में देख आए, इन्हें एक बार पहनकर देख लें, तसल्ली कर लें, ताकि फिर आप बाद में आकर हमें वापस ना करें। हमारे साथ आजकल बहुत ज्यादा ये मसला चल रहा है कि लड़कियां कपड़े लेकर जाती हैं और बाद में आकर कहती हैं कि या तो कोई चीज खुली हो जाती है या तंग, इसलिए आप अपनी तसल्ली से लेकर जाएं, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे ये कपड़े तकरीबन पूरे आ जाएंगे, मुझे चेक करके तसल्ली करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने और ज्यादा मुझे लालच देते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आपको 1500 में और भी अच्छी अच्छी कमीजें दिखा दूंगा, लेकिन ये ना हो कि कल आप वापस लेकर आ जाएं। अगर आप तसल्ली करके अपनी गारंटी पर लेकर जाएं तो फिर मैं आपको और भी कपड़े दिखा सकता हूँ, जो कि सारे ही बहुत सस्ते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे कि पहले थी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इतने सस्ते कपड़े आते कहाँ से है? दीदी हमारी अपनी फैक्ट्री है, हम उसमें बनाते हैं। असल में गर्मियों का मौसम निकलता जा रहा है तो हमें सर्दियों से पहले पहले ये कपड़े बेचने हैं ताकि हम नया स्टॉक तैयार कर सके, इसलिए तो ये कपड़े आपको सस्ते में मिल रहे हैं, वरना आपको पता है मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप पूरे प्लाजो में घूम फिर के पता कर ले, आपको कहीं से भी ऐसी कीमत मिले तो मैं आपको ये कपड़े मुफ्त देने को तैयार हूँ। दुकानदार का बोलने का अंदाज ऐसा था कि कोई भी कमसीन लड़की प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती थी। खैर मैंने उसके सामने यही जाहिर किया कि मैं उसके सस्ते कपड़ों की डील से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। मैंने वो कपड़े अपने पास रख लिए और कहा कि वो मुझे चेंजिंग रूम में लेकर जाए, मैं इन्हें चेक करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी, वो बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा कि यहाँ तो चेंजिंग रूम नहीं है, प्लाजा की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर मौजूद है। मैं उसके साथ होली। वो तकरीबन 5-6 मंजिलें सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। ऊपर वाले फ्लोर में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसने दीवार पर हाथ मारा तो पूरी गैलरी रोशन हो गई। अब वहां पर रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो गैलरी इतनी खाली नहीं थी जितनी पहले देखने में नजर आ रही थी। गैलरी में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन चुपचाप तरीके से गैलरी में छुपे हुए थे। मुझे अब दुकानदार की कुछ कुछ स्कीम समझ आने लगी थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने कहा कि आप मुझे चेंजिंग रूम तक लेकर जाएं। दुकानदार ने ऐसा ही किया। वो मुझे एक छोटे से कमरे में लेकर गया। अक्सर चेंजिंग रूम बहुत छोटे से एरिया में बनाए जाते हैं, उनके दरवाजे बहुत छोटे होते हैं और बल्ब का इंतजाम भी होता है। सामने एक शीशा लगा होता है, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये चेंजिंग रूम छोटा नहीं बल्कि आम चेंजिंग रूम से साइज में काफी बड़ा था और इसमें काफी सारा रंग रोगन भी किया हुआ था। जबकि ज्यादातर चेंजिंग रूम जो मैंने दूसरी दुकानों में देखे थे उनमें केवल लकड़ी की दीवारें होती हैं और जगह सिर्फ खड़े होने की होती है, लेकिन इस चेंजिंग रूम के अंदर एक सोफा भी रखा हुआ था। मुझे कुछ शक होने लगा, लेकिन मैं खामोश रही। मैं कपड़े लेकर ऐसे खड़ी थी जैसे उन कपड़ों को पहनने का इरादा रखती हो। फिर मेरी नजर सामने ही मौजूद सॉकेट पर पड़ी, जिसके अंदर चार्जर में रोशनी सी दिखाई दी। टिमटिमाती रोशनी किसी कैमरे की निशानदेही कर रही थी। मैं समझ गई कि यहाँ पर खुफिया कैमरा लगाया गया है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसके ऊपर यूं एक कपड़ा डाल दिया, जैसे मुझे मालूम ही ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ और ये सब कुछ मेरे सोचे समझे इरादे के बगैर ही हो रहा हो। उसके साथ ही छोटा सा शीशा भी लगा हुआ था, यानी जो भी कपड़े चेंज करता तो शीशे में खुद को देखता और साथ ही अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करवा लेता। ये बड़ी खतरनाक हालत थी जो मेरे लिए काफी अजीब थी। बहरहाल मैं अभी वहीं पर खड़े कमरे का जायजा ले रही थी कि मेरी नजर दरवाजे के नीचे से आती किसी चीज पर पड़ी। देखा तो ये छोटा सा सांप था और बिल्कुल असली सांप जैसा मालूम होता था, लेकिन वो हकीकत का सांप नहीं था। मैं उछलकर सोफे पर खड़ी हो गई। मैं डर रही थी कि कहीं ये सांप मुझे पाँव में काट ना ले, लेकिन मैंने गौर किया तो वो असली सांप नहीं था बल्कि सेल से चलने वाला एक नकली सांप था, जो कि असल सांप जैसा मालूम होता था। अगर वो सांप असली होता तो मैं फिर भी सब्र कर लेती। मैं यही सोचती कि शायद कहीं से निकल कर आ गया होगा, लेकिन ऐसा भी मालूम नहीं होता था। ये सांप जानबूझकर इस कमरे में छोड़ा गया था ताकि अंदर खड़ा इंसान सांप से घबराकर बाहर निकल आए और उसे ज्यादा सोचने का मौका भी ना मिले।
मैंने दरवाजे को फौरन खोला। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जिस हालत में मैं यहाँ दाखिल हुई थी। पूरी तरह से अपनी चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन बाहर मौजूद दरिंदों को ये बात मालूम नहीं हो सकी थी। कैमरे पर पर्दा पड़ने की वजह से वो ये जान नहीं सके कि अंदर मौजूद इंसान की हालत इस वक्त क्या होगी, लेकिन उनका इरादा यही था कि अंदर मौजूद इंसान सांप को देखकर किसी भी हालत में बाहर जरूर आएगा। फिर हम लोग उसे देखकर हंसेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। मगर मेरी आंखों में कोई खौफ न देखकर बाहर मौजूद 2-3 दुकानदार पीछे हट गए थे। मैं उनकी तरफ किसी शेरनी की तरह देख रही थी। मुझे कुछ इस तरह से देखकर पहले तो उनको लगा कि शायद मैं अब उनके हाथ से निकल चुकी हूँ, मगर फिर जल्द ही उन्होंने असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। ए लड़की, सच सच बताओ, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया है? तुम इस बारे में सब कुछ सच सच जानती थी, फिर यहाँ क्यों आई हो? कहीं तुम हम पर कोई रिपोर्ट बनाने तो नहीं आई? आजकल मीडिया वालों का भी बहुत रिवाज है, ये लोग आकर किसी के भी काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हें यहाँ से जाने से पहले 100 बार सोचना होगा। हमें तलाशी देनी होगी। ये लोग भी शायद जान गए थे कि मैं उनकी हकीकत समझ चुकी हूँ। इसी वजह से मुझे डरा धमकाकर खामोश करना चाहते थे, मगर मैं खामोश होने वालों में से नहीं थी। मैं भी डटकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। पुलिस वालों को बुलाओ, वरना मैं सबको इकट्ठा करूंगी, शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मेरी उम्मीद के उलट ये लोग ढिठाई से कहने लगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम अभी पुलिस वालों को भी बुलवा देते हैं। तुम खुद ही पुलिस से निपट लेना और ये भी सोच लो कि यहाँ की पुलिस हमारी ही सुनती है, हमें ही मानती है। वो लोग जब तुम्हारी तलाशी लेंगे तो तुम्हारी और बेइज्जती करेंगे। इसलिए हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि मैं ये सारी बातें किसी पुलिस वाले को ही बताऊंगी, उन लोगों को, क्योंकि अपने पैसों से पाली जाने वाली पुलिस पर अंधा यकीन था। इसलिए तीनों मिलकर हंसते हुए बाहर गए ताकि अपने साथ किसी कांस्टेबल को ला सके। मैं मगर जानती थी कि ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए जब वो कांस्टेबल आया जो कि इनके पैसों पर पल रहा था, मुझे देखते ही पहचान गया। उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे माफी मांगी। उसे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ चुके थे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे थाने की सीमा में हो रहा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सारी कहानी समझ चुकी थी। दुकानदार जो वहां मौजूद थे वो भी सख्त हैरान रह गए थे। उनको भी समझ आ चुकी थी कि उनकी गलती पकड़ी जा चुकी है, मगर उस लड़की का क्या कसूर था जिसे मैंने थाने में बंद कर रखा था। अब उसके पास जाना बेहद जरूरी हो गया था। उससे बाकी की बातें निकलवाना भी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि केस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत थी। मैंने बाकी की कहानी उसी से पूछी और जो कुछ उसने मुझे बताया वो यकीन करने के काबिल बिल्कुल नहीं था। कहने लगी कि उन लोगों ने मुझसे मेरे माँ बाप और गीता जी की कसमें खिलाई हैं। मैं अगर चाहूं भी तो उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैडम, मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ कि किसी तौर पर भी मेरा नाम ना आए। वो लड़की अभी भी डर रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और उन लोगों की सारी हकीकत के बारे में भी बताया। कहने लगी कि मैं तो अपनी दीदी की शादी की खरीदारी के लिए उस मॉल में गई थी। वहां सस्ते कपड़े देखकर रुक गई और जब अंदर गई तो मेरे साथ वही हुआ जो आप देखकर आ चुकी हैं। उसके बाद उन लोगों ने 1 हफ्ते बाद मुझसे संपर्क किया। मुझे मेरी वीडियो दिखाकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगे कि हमें हर महीने 30,000 ला कर दो। मैं तो खुद गरीब घर की लड़की थी। जब उन्हें हर तरह से यकीन हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे धमकाने लगे कि तुम अपनी किसी अमीर सहेली को न सिर्फ यहाँ लेकर आओ बल्कि उस कमरे में भी लेकर जाओ। मैं बहुत बेबस और बहुत मायूस हो चुकी थी, मगर क्या करती, अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ा। करते करते मैं बहुत सारी लड़कियों को इस मॉल तक लेकर आई। फिर उन लोगों ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये लड़कियां एक नहीं बल्कि तादाद में काफी ज्यादा थी। मैं खुद को हर दिन कोसती, हर दिन बुरा भला कहती, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। करते करते जब मैं 30वीं लड़की लेकर आई तो वो मेरी तरह डरपोक न थी। अमीर बाप की औलाद थी। उसको जब ये लोग धमकाने लगे तो उसने अपने बाप के सामने मेरा नाम ले दिया। मेरी सहेली को यही लगा कि मैं शायद उन लोगों के लिए काम करती हूँ। इसी वजह से वो मुझसे बिफर गई। उसने अपने बाप से यही ख्वाहिश की कि वो मुझे थाने में बंद करवा दे, क्योंकि ये सब कुछ शुरू मेरी वजह से हुआ है। मैं इस बात की वजह से इस कदर घबराई डरी, मेरा तो दिल चाहा कि अब मैं मर ही जाऊं। इस बेइज्जती भरे दर्द से मैं कितनी बार गुजर चुकी हूँ। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारे साथ मैं पूरी तरह से इंसाफ का मामला करूंगी और उन लोगों से हमेशा के लिए तुम्हारी जान छुड़ा कर रहूंगी। आखिरकार मैंने ये वादा भी पूरा किया, क्योंकि खुशकिस्मती से जो आदमी मेरे पास आया था वो न सिर्फ एक काबिल ऑफिसर था बल्कि अपनी बात पर कायम भी रहा और आखिर तक उसने मेरी मदद भी की।
उन मुजरिमों को पकड़ने तक हम लोगों ने मिलकर काम किया और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने एक नहीं बल्कि 30 जानें बचाई, 30 लड़कियों की जिंदगियों को खराब होने से हमेशा के लिए बचा लिया। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।